हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द ओशियन एनर्जी। जो ओशियन एनर्जी है मेनली वो तीन तरह की होती है, थ्री टाइप्स। ओशियन एनर्जी इज ऑफ थ्री टाइप्स: वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसको OTEC भी बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है। तो जो वेव एनर्जी है, जो वेव्स वगैरह आती हैं, आपने देखा होगा खास करके समुद्र के किनारे पे जो वेव्स वगैरह आती हैं, वो होती है बेसिकली हवा चलने की वजह से। तो दिस इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है, टाइड्स किसकी वजह से आती है? मून की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड ओशियन थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। देखो, तो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी ही है। जैसे सन की जो एनर्जी है वो जैसे ग्राउंड पे आ रही है, वैसे ओशियन में भी आ रही है। लेकिन ओशियन पे ज्यादा सोलर एनर्जी आ रही है क्योंकि अर्थ का जो ज्यादा पोर्शन है वो ओशियन वाटर है। लैंड मास कम है, ओशियन वाटर जो है वो ज्यादा है। इसीलिए सन की ज्यादा एनर्जी ओशियन पे आती है कंपेयर टू द लैंड मास। ठीक है। तो जैसे सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो लैंड मास पे आ रही है, उसको हम यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से वो क्या है कि यहाँ पे इस ओशियन की सरफेस पे भी गिरती है और उसी सरफेस पे गिर के वो क्या करती है, उस वाटर को हीट कर देती है। उस वाटर की जो ऊपर की सरफेस है उसको गर्म कर देती है। ठीक है। लेकिन ओशियन इतना बड़ा है, बहुत बड़ा हीट सिंक है, तो ऊपर से तो वो भले ही वो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है, कुछ एरियाज पे वो गर्म हो जाता है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि सोलर एनर्जी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में ही होता है। यानी कि इक्वेटर के आसपास में बहुत ज्यादा हाई सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, जबकि पोल्स के आसपास में सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए हम पूरी अर्थ पे सोलर एनर्जी को या ओशन थर्मल एनर्जी को कैप्चर नहीं करते। हम इक्वेटर के आसपास में या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में ही उसको ट्रैप करते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वहीं पे ज्यादा होती है। तो उसी तरह से भले ही सोलर जो ओशियन है वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो ओशियन थर्मल एनर्जी को हम यूज करते हैं वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में या फिर इक्वेटर के आसपास में ही करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होता है इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा सोलर एनर्जी की वजह से ओशियन थर्मल एनर्जी भी ज्यादा यहाँ पे हमें मिल सकती है। लेकिन ओशियन जो है वो इतना बड़ा और इतना विशाल, इतना लार्ज है कि जो सोलर एनर्जी है वो ओशियन के सिर्फ ऊपर की सरफेस को ही गर्म कर पाती है। यानी कि ऊपर की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग पहुंच जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, 50 के आसपास में। जबकि नीचे का, अर्थ की सरफेस के नीचे अगर हम जाएंगे किलोमीटर्स में, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे, तो वो सरफेस गर्म नहीं हो पाती। वहां का जो सरफेस का वहां का जो वाटर है, ओशियन वाटर, उसका टेम्परेचर काफी लो होता है। उसका जो टेम्परेचर है वो काफी लो होता है। और इसी टेम्परेचर डिफरेंस का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है। तो 40-50 डिग्री सेल्सियस पे ओशियन वाटर है, वो स्टीम में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस में इतना ज्यादा, मतलब डिस्टेंस है टेम्परेचर डिफरेंस में, कि यहाँ पे हम कोई थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या इस तरह के डिवाइसेस भी यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम जो यूज करते हैं वो इस थर्मल पावर प्लांट की तरह ही यूज करते हैं, मींस स्टीम टरबाइन का ही हम इसमें यूज करते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि स्टीम कैसे बनती है? 40-50 डिग्री सेल्सियस पे तो स्टीम बनेगी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टीम टरबाइन को यूज भले ही करते हैं, लेकिन उसमें जो स्टीम है वो वाटर की स्टीम यूज नहीं करते हैं। कोई लो बॉइलिंग पॉइंट का सब्सटेंस ले लेते हैं, लाइक अमोनिया या कोई और गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC ले लेते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जो 30 डिग्री सेल्सियस पे या 40 डिग्री सेल्सियस पे बड़ी आराम से मेल्ट हो जाते हैं और सुपर हीटेड रीजन, सॉरी, वेपोराइज हो जाते हैं। और सुपर हीटेड रीजन में उसको ले जाके हम स्टीम टरबाइन को रन करा लेते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओशियन थर्मल एनर्जी बेसिकली इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। टाइडल जो है, टाइड्स किसकी वजह से आती हैं? वो मून की ग्रेविटी की वजह से आती हैं। जबकि ये जो वेव एनर्जी है ये किसकी वजह से होती है? हवा चलने की वजह से। आपने देखा होगा सी शोर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तो वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो, वेव्स जो होती हैं वो हवा चलने की वजह से जो लहरें उत्पन्न होती हैं समुद्र में, वो होती हैं, समुद्र में जो लहरें हैं उनको बोलते हैं वेव एनर्जी। जबकि आपने सुना होगा ज्वार, हाई टाइड, लो टाइड, वो क्या होता है कि लेवल को ही कम कर देते हैं। वो समुद्र इतना बड़ा है लेकिन फिर भी उसका लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, ये लो टाइड यानी कि लो लेवल अगर है तो लो टाइड,
और अगर उसका लेवल राइज हो गया है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। और ये जो लेवल है वो काफी ज्यादा, मतलब लगभग 5 मीटर के आसपास में राइज हो जाता है, इतना ज्यादा लेवल जो है वो कम या ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं टाइड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार। तो ये किसकी वजह से होता है? ये मून की ग्रेविटी की वजह से होता है। तो जब मून जो है वो सन इस ओशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हाई टाइड आता है, ये अपनी तरफ खींचता है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब वो उसके पोल्स की तरफ चला जाता है तो उधर में फिर लो टाइड आ जाता है। तो ये मून की वजह से होता है टाइडल वेव्स। जबकि जो वेव एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है? हवा हवा चलने की वजह से, हवा चलने की वजह से होती है। और ये भी जो है अर्थ के रोटेशन का भी यहाँ पे दोनों में ही रोल होता है, वेव एनर्जी में भी टाइडल एनर्जी में। बट दोनों जो है वो टोटली डिफरेंट है। टाइड्स जो है वो बिल्कुल अलग है, वो ओशियन का जो लेवल है उसको ऊपर या नीचे जो होता है, हाई टाइड लो टाइड, इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। और वेव बेसिकली क्या है? जो समुद्र में लहरें चलती हैं उसको वेव एनर्जी बोलते हैं। तो आपने देखा भी होगा सी शोर के किनारे पे, बीचेस पे अगर आप जाएंगे तो समुद्र की जो लहरें हैं, बहुत तेज तेज लहरें इसमें उत्पन्न होती हैं। तो ये है वेव एनर्जी। अब इस सारी तरह की जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो जो टाइड्स है वो भी चलती रहेंगी, सोलर एनर्जी है, तो ओशन थर्मल एनर्जी तो बेसिकली, और ये भी विंड एनर्जी है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो विंड एनर्जी है और जो सोलर एनर्जी है वो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। और ये सब जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ही सोर्सेज हैं। इसलिए ये भी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो इस लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन तीनों तरह की एनर्जी का, जो कि कंबाइंडली जिसको बोलते हैं ओशियन एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। और देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं पावर जनरेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं टाइडल एनर्जी, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो टाइडल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? मून की ग्रेविटी की वजह से होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मून है यहाँ पे, तो मून की अपनी ग्रेविटी है, जो ये जो अर्थ का जो देखो लैंड मास को तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर नहीं पाएगी क्योंकि वो तो चिपका हुआ है। लेकिन जो ओशियन वाटर है उसकी तरफ जब ये ग्रेविटी की वजह से, मून की जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ इसको खींचती है, तो इसका जो वाटर लेवल का जो वाटर ओशियन में जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाई टाइड। और जब ये रोटेट होके, क्योंकि मून तो रोटेट हो रहा है, ठीक है, मून तो रोटेट हो रहा है, तो जब ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये फिर इसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं लो टाइड। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये 24 घंटे में चक्कर काट लेता है। तो मून जब इस पोजीशन में रहेगा, इसको ग्रेविटी को इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो फिर ये देखेंगे कि हम 24 आवर्स में 2 बार हमें हाई टाइड मिलेगा और 2 बार इसमें लो टाइड मिलेगा। तो मून की ग्रेविटी, जैसे कोई मून रोटेट कर रहा है तो ये आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है वो हाई टाइड है और यहाँ पे लो टाइड है। अब हाई टाइड और लो टाइड का एक और रीजन भी होता है। देखो मून जो है वो मास में छोटा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है, लेकिन अर्थ के काफी पास है, जिसकी वजह से ये समुद्र में टाइड्स वगैरह बना देता है। अब सन को अगर हम लें कि भाई जब मून ये काम कर रहा है तो सन भी करेगा, सन का तो मास जो है मून से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने के बाद भी वो अर्थ से इतनी दूर है कि उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट मून की ग्रेविटी के मुकाबले लगभग आधा ही रह जाता है। ठीक है, और सन तो घूम नहीं रहा है, सन तो एक ही जगह पे है, ठीक है, सिर्फ अर्थ रोटेट कर रही है। तो जब ये देखेंगे कि ये जो सन है और जो मून है, जब ये एक लाइन में आ जाते हैं, ये वाले जो देखिए यहाँ पे जो एक लाइन में आ जाता है, तब जो है वो ज्यादा ऊपर हाई टाइड हमें मिलती है, जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड। और जब ये जो मून है वो इधर इसके 90 डिग्री में आ जाता है, तो ये इसका इफेक्ट इधर और उसका इफेक्ट इधर, तो वो क्या है, थोड़ा सा नलीफाई हो जाता है इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं नीप टाइड। तो नीप टाइड मतलब छोटी कम जो है लो लेवल हो जाता है, जिसको लो टाइड भी बोल रहे हैं। और स्प्रिंग टाइड में ज्यादा लेवल हो जाता है, जिसको हाई टाइड भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में ये जो है वो किसकी वजह से होती है? सोलर, सन की, ये कंबाइंडली इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका जो सन का इफेक्ट है वो चंद्रमा की ग्रेविटी के इफेक्ट से लगभग हाफ ही है, लेकिन जब ये एक लाइन में आ जाते हैं तो ये जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। और जब ये इसके 90 डिग्री एंगल पे होता है तब उसमें क्या होता है? ये नीप टाइड इसमें बन जाती है। तो ये तो हो गया टाइड्स। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो देखो टाइडल एनर्जी को कई तरीके से यूज किया जाता है। जो टाइडल एनर्जी है बेसिकली क्या कर रही है? उसको लेवल को राइज कर रही है, लेवल को राइज कर रही है अर्थ के लेवल को, और डाउन कर रही है। और 24 आवर्स में 2 बार हाई टाइड मिलेगी और 2 बार लो टाइड मिलेगी, यानी कि 4 टाइम्स, 4 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लो टाइड को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे इसका यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डैम टाइप का सा अरेंजमेंट बना देते हैं, जिसमें यहाँ पे गेट लगा देते हैं। ठीक है, गेट लगा देंगे।
तो क्या होगा कि जब यहाँ पे गेट लगा देंगे तो इधर का जो लेवल है वो डाउन रहेगा शुरू में, तो यहाँ पे कोई पानी नहीं होगा क्योंकि इधर तो गेट लगा दिया, बंद कर दिया, तो इधर पानी आ नहीं पा रहा। अब जब हाई टाइड आएगी तो इधर का लेवल तो राइज हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये देखेंगे यहाँ पे काफी ज्यादा लेवल है ऊपर की तरफ है, और यहाँ का जो लेवल है वो कम रहेगा। तो क्या करेंगे, ये गेट्स को ओपन कर देंगे। अब जब गेट्स को ओपन कर देंगे तो ये जो पानी है वो इधर की तरफ रश करेगा, ये पानी जो है वो इधर की तरफ में रश करेगा। जब ये रश करेगा तो ये टरबाइन को रोटेट कराएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगी, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, टरबाइन रोटेट होगा, और इस टरबाइन के साथ में वही जनरेटर कनेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ग्रिड में सप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया एक तरीके से। अब क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये वाला जो हमने काफी बड़ा पोर्शन बनाया हुआ है, काफी देर तक ये चलता है, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा कि जब ये वाला जो लेवल है वो इसके बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है इसको यूज करने का, तो टरबाइन तो रोटेट होगा नहीं। उस समय क्या करेंगे, हम गेट बंद कर देंगे और लो टाइड आने का वेट करेंगे। तो जब गेट हमने बंद कर दिया तो इधर वाला जो पानी है वो तो ट्रैप हो गया, उसका जो लेवल है वो भी राइज हो गया। ये देखेंगे इधर, तो लो टाइड में क्या होगा, इधर जो पानी हमने भर दिया है जब ये हाई टाइड के दौरान, तो ये हाई टाइड के लेवल पर पहुंच गया, और हाई टाइड के लेवल पे पहुंचने के बाद में इस गेट को हमने कर दिया बंद। अब हम वेट कर रहे हैं लो टाइड का, तो जब लो टाइड आएगा तो इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन। अब हम फिर से गेट खोल देंगे, तो इधर जो पानी का लेवल राइज हो गया था वो अब फिर से टरबाइन को रोटेट कराना शुरू कर देगा। तो ये जो टरबाइन के अरेंजमेंट है वो इस तरीके के करते हैं कि फ्लो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, टरबाइन एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। तो इस एनिमेशन में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये जो गेट है, यहाँ पे गेट बंद कर दिया हमने यहाँ पे। तो जब इसमें अब देख रहे हैं कि हाई टाइड वाला जब ये आ रहा है हाई टाइड, तो उस समय पे क्या हुआ, हाई टाइड से हमने गेट को ओपन किया और पानी इधर आ गया। जब इधर लेवल राइज हो गया, इधर हम देखेंगे कि इधर जब लेवल राइज हो गया तो फिर से गेट बंद कर दिया, और जब इधर लो टाइड आया, ये लो टाइड आया तो गेट खोल दिया और फिर से इधर टरबाइन रोटेट कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइडल एनर्जी का यूज कर लेते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हाइड्रोलिक टरबाइन का यूज कर लेते हैं हाई टाइड में। और तो इससे क्या करते हैं हम, 2 बार हाई टाइड आएगी, 2 बार लो टाइड आएगी, तो जिसकी वजह से हमें दिन में 4 बार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो कंटिन्यूअसली नहीं मिलती है, लेकिन जो भी यहाँ पे मिल रहा है वो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक बार हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो दिस इज द टाइडल एनर्जी। उसके बाद देखते हैं वेव एनर्जी। अब वेव एनर्जी का कैसे यूज करते हैं, वेव एनर्जी का भी कुछ हद तक हम इसी तरीके से ही यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक अलग से किनारे पे एक चैनल बना लेते हैं। तो उस चैनल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और नीचे से यहाँ पे पोर्शन जो है वो ओपन छोड़ देंगे। तो ओपन जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर में हमने यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया। ये जो टरबाइन है वो हवा से चलेगा, वैक्यूम की वजह से, हवा की वजह से, ना कि पानी की वजह से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक क्लोज चैम्बर दे दिया जिसमें हवा भरी हुई है। तो ऊपर में यहाँ पे टरबाइन रोटेट हो रहा है। अब ये जो टरबाइन है ये भी इसी तरीके का होगा कि हवा चाहे इधर से चले इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में चले, किसी भी डायरेक्शन में चले, लेकिन ये जो टरबाइन है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो ये टरबाइन से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो होगा क्या कि ये तो हमने यहाँ पे एक क्लोज चैम्बर बना दिया, यहाँ पे सिर्फ नीचे से खुला हुआ है जो कि पानी की वजह से बंद है, और इसमें भर दी है हवा, एयर भर दी है। तो जब वेव्स आएंगी यहाँ पे, देखो जब यहाँ पे वेव्स आएंगी तो इसमें पानी ऊपर की तरफ भर जाएगा, पानी ऊपर भर जाएगा तो यहाँ पे जो एयर थी वो कंप्रेस होगी, वो कंप्रेस होगी तो यहाँ से वो फ्लो होगी, क्योंकि ऊपर का जो प्रेशर है वो कम है। तो जब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये हवा यहाँ से फ्लो होगी तो ये टरबाइन को रोटेट कराएगी, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और जब ये वेव्स वापस जाएंगी, जब ये वेव्स वापस जाएंगी तो क्या होगा, ये वाला जो लेवल है वाटर लेवल जो था वो फॉल करेगा। जब ये फॉल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा। ये वैक्यूम बन जाएगा तो एयर जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। टरबाइन का जो डिजाइन है वो इस तरीके का है कि हवा चाहे जिस डायरेक्शन में चले वो टरबाइन को एक ही डायरेक्शन में घुमाएगी। तो यहाँ पे रोटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, एयर फ्लो यहाँ से इधर से भी हो रहा है और इस डायरेक्शन से भी हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वे। तो इसकी वजह से हमें कंटिन्यूअस इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। बस ये डिपेंड करता है कि वेव का जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही। जब वेव आएंगी तो इसके अंदर पानी भरेगा, कंप्रेशन होगा, तो इस डायरेक्शन में हवा चलेगी, इस डायरेक्शन में हवा चलेगी, लेकिन वो कंटिन्यूअसली हमें मिलती रहती है। देखिए इस एनिमेशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो, देखिए ये जो वेव्स आई तो यहाँ पे पानी राइज हो गया तो इधर मूव करने लगा। जब ये नीचे जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी ये देखेंगे वाटर लेवल राइज हुआ तो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, और वैसे जब ये वापस जा रही है तब
हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन ये जो टरबाइन है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये वाला पोर्शन यहाँ से बंद रहेगा, ये सोचो कि हवा यहाँ से निकल जाएगी। ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में समझ में आ रहा है कि कैसे हम वेव एनर्जी का यूज करते हैं। जब यहाँ पे वेव्स आएंगी, वेव्स आएंगी तो वाटर लेवल राइज होगा और जो एयर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। जब वो वापस जाएंगी तो एयर इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, टरबाइन रोटेट होता रहेगा और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर उसको ग्रिड को सप्लाई करते रहेंगे। तो एक तो ये तरीका होता है वेव एनर्जी को यूज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ फ्लोट डाल देते हैं। ठीक है, ये फ्लोट डाल देंगे। अब जैसे हवा चलेगी, वेव्स आएंगी, उसमें लहरें, तो ये फ्लोट क्या है, ऊपर नीचे मूव करेंगे। इन वेव्स के साथ में ये जो फ्लोट्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करेंगे। एक फ्लोट पे कंसंट्रेट करते हैं पहले, ये जो फ्लोट है वो ऊपर नीचे मूव करेंगे। अब ये ऊपर नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे हमने एक डाल दिया है ये एक कंडक्टर कॉइल। ठीक है, बेसिकली जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक जनरेटर में, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो कंडक्टर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है और एक कंडक्टर कॉइल डाल दी है। ये कंडक्टर कॉइल इस फ्लोट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जैसे फ्लोट लहरों की वजह से ऊपर नीचे होगा, वैसे ये जो कंडक्टर कॉइल है ये भी ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगी, मूव करेगी। और जब ये कंडक्टर कॉइल मूव करेगी तो यहाँ पे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कंडक्टर रेसिप्रोकेट करेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। उसी तरीके से ये जो करंट होगी, जो वोल्टेज हमें मिलेगा यहाँ पे, वो बहुत कम होगा। तो इस तरीके से हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, बहुत सारे फ्लोट्स को उसमें डाल के, ओशियन में डाल के छोड़ दिया। तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें उससे मिल जाती है। एक और मेथड क्या होता है कि इसमें भी हम यही फ्लोट्स का ही यूज करते हैं। फ्लोट्स के साथ में यूज करने के साथ में जब ये फ्लोट नीचे जाता है तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर पंप लगा देते हैं। पंप लगा देते हैं तो ये जो फ्लोट ऊपर नीचे होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, वाटर को कंप्रेस करते हैं। और उस कंप्रेशन को ये भी सीरीज में बहुत सारे लगा देते हैं। उसी कंप्रेशन वाटर को हम लेके जाते हैं टरबाइन से, उससे हम टरबाइन हाई प्रेशर जो वाटर है वो ड्राइव करते हैं टरबाइन की तरफ, उससे टरबाइन रोटेट करता है और उसके बाद में उसको लो प्रेशर को वापस ओशियन में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम काफी ज्यादा मेथड्स को यूज करते हुए वेव एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम वेव एनर्जी को यूज करते हैं। उसके बाद आता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, देखो ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस का इसमें यूज करेंगे। ऊपर की तरफ जो है वाटर सरफेस जो है ओशियन की, वहां का जो टेम्परेचर है वो लगभग 40-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और नीचे के अगर हम जाएंगे काफी नीचे डीप में, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहेगा, 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। ठीक है, तो हम इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि ऊपर जो ओशियन सरफेस है, उस सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उस 40 डिग्री सेल्सियस का यूज करते हुए कोई लो बॉइलिंग पॉइंट का जो एक फ्लूइड ले लेंगे, जैसे कि अमोनिया हो गया या सीएफसी हो गया, और उसको हम एक हीट एक्सचेंजर से पास कराएंगे। ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से हमने सपोज अमोनिया को पास कराया। यहाँ हम सरफेस से वाटर को लेके आए, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो लेके आएंगे यहाँ से, जो इस हीट एक्सचेंजर में पास करेंगे तो अमोनिया वेपोराइज हो जाएगी। और उस अमोनिया वेपर को, जो वर्किंग फ्लूइड हम जिसको हम वर्किंग फ्लूइड मान रहे हैं, ये देखिए वर्किंग फ्लूइड का जो वेपर है वो जाएगा स्टीम टरबाइन में, स्टीम को रोटेट कराएगा, उसके साथ कनेक्टेड होगा जनरेटर और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और उसको हम ग्रिड को सप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये जो अमोनिया है वो जाएगा कंडेंसर में। तो कंडेंसर में हम क्या करेंगे, कंडेंसर में उसको कंडेंस करने के लिए हमें कोई कोल्ड फ्लूइड चाहिए होगा। तो कोल्ड फ्लूइड क्या करेंगे, एक पंप लगाएंगे और नीचे बिल्कुल डीप ओशियन से, जहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, बहुत ठंडा पानी है, वो डीप ओशियन से पंप के थ्रू पानी को लेके आएंगे। पानी के थ्रू इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठंडा पानी यहाँ से जो स्टीम है इसको पास कराएंगे दूसरे हीट एक्सचेंजर में, जो इस अमोनिया को कंडेंस कर देगा, वर्किंग फ्लूइड को कंडेंस कर देगा। और ये कंडेंस होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको एक पंप के थ्रू वापस इस वाले हीट एक्सचेंजर में भेज देंगे, जहाँ पे ये बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होके साइकिल में सर्कुलेट होता रहेगा। अब ये यहाँ से जो पानी मिला हमें, यहाँ से जो हमने ठंडा पानी लेके आए थे, ये हीट एक्सचेंजर के थ्रू जब इसको कंडेंस करेगा तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और ये जो वाटर यहाँ से आ रहा था, ये इसको स्टीम देने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा था, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, और ये 5 पे आया था। तो ये 5 पे से गर्म होकर लगभग 16 के आसपास पहुंच जाता है, और ये 40 से ठंडा होकर 16 के आसपास। तो इन दोनों को कंबाइन करके फिर नीचे भेज देते हैं, ताकि ये वाला जो वर्किंग फ्लूइड है वो भी ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ओशियन थर्मल
एनर्जी का देखो फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है, कुछ भी इसका चार्ज है नहीं, लेकिन इन सब वेव में, टाइडल में या फिर ओशन थर्मल एनर्जी में इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है, और अभी इसका कमर्शियलाइजेशन होना बाकी है, अभी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, तो इसीलिए इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए अभी ये सब चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्री सोर्स है, और किसी भी तरीके का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है किसी भी तरीके का। बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है जिसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी के साथ अगर ओशियन वाटर का कहीं पे भी हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी चाहे हम कुछ फ्लोट अगर पानी में डाल दें तो वो किसी मेटल का होता है, वो मेटल जो समुद्र का जो पानी है, ओशियन का जो वाटर है, वो इतना ज्यादा खारा होता है कि वो किसी भी तरीके के मेटल को, हीट एक्सचेंजर को, जो भी डिवाइस हम उसमें उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, यूज करेंगे, उसको सारा खराब कर देता है। तो लाइफ बहुत कम है, जो भी फ्लोट अगर हम यूज कर रहे हैं या ओशन थर्मल एनर्जी में ये सारे हीट एक्सचेंजर्स यूज कर रहे हैं, इन सब की लाइफ बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 1 साल के आसपास भी ये नहीं चल पाता। तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। बाकी सारी इसमें जो है वो एडवांटेजेस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अबाउट द ओशियन एनर्जी, कैसे हम वेव एनर्जी को, टाइडल एनर्जी को और ओशियन थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और इसको यूज कर रहे हैं हम पावर जनरेशन।